चलिए, कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक से संबंधित 29 अक्टूबर 2023 को एग्ज़ाम हुआ है। कंप्यूटर से संबंधित 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 15 प्रश्नों को हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे और उन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, इसे हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। पहला प्रश्न है, उबंटू, फेडोरा और डेबियन निम्न पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। विंडोज़, मैकओएस, लाइनक्स और यूनिक्स। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा लाइनक्स। ठीक है, देखो लाइनक्स एक प्रकार का इसे हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा ये GUI बेस्ड है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। लेकिन यूनिक्स क्या है? CUI बेस्ड है, यानी कमांड यूजर इंटरफेस पर आधारित है। हालांकि ये भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन कमांड यूजर इंटरफेस है। लेकिन उबंटू, फेडोरा, डेबियन ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लाइनक्स है ना, लाइनक्स है, लेकिन GUI बेस्ड है। तो इस नाम से सही उत्तर इसका क्या होगा? लाइनक्स होगा। अलग अलग सेट रहा है, सेट ABCD, तो अपने हिसाब से आप लोग आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। कौन सा सेट में कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे पूछा गया आप देख लीजिएगा। अल्टा विस्टा का नाम किससे प्रेरित होकर के रखा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं। एक काल्पनिक जासूस, एक यूनानी पौराणिक कथा, एक इटालियन वाक्यांश जिसका अर्थ होता है उच्च दृश्य, और एक खगोलीय घटना। अल्टा विस्टा को अगर हम मीनिंग इसका देखें, ठीक है, अल्टा विस्टा दो शब्दों से मिलकर के बना है। अल्टा का मतलब होता है हाई, और अल्टा का मतलब अपर भी होता है ना। अल्टा का अर्थ होता है अपर, और विस्टा का अर्थ होता है व्यू। व्यू तो हाई व्यू या अपर व्यू। अपर व्यू यानी उच्च दृश्य, या हाई व्यू अर्थात उच्च दृश्य। तो अल्टा विस्टा का अगर हम मीनिंग देखें तो हाई व्यू या अपर व्यू होता है। इस नाम से ये ऑप्शन C करेक्ट है। एक इटालियन वाक्यांश है जिसका अर्थ होता है हाई व्यू। अल्टा विस्टा एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है, याद रखिएगा, सर्च इंजन है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से एप्पल यूजर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है? जैसे कि अभी हम एप्पल का ही मैकबुक यूज कर रहे हैं, तो मैकबुक में हम देखते हैं यहाँ पर मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इन लोग उपयोग में लाते हैं, है ना, जिसे हम मैक OS के नाम से भी जानते हैं, मैक OS कहते हैं। और अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में यही iOS हो जाता है। और मोबाइल में हम एंड्रॉयड OS भी यूज करते हैं। लाइनक्स कंप्यूटरों में ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, विंडोज़ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मैक OS एप्पल जनरली अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में इसका उपयोग करता है। और एप्पल जो है मोबाइल में क्या उपयोग करता है? iOS यूज करता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है, ये PC या लैपटॉप में यूज करता है। क्लियर? तो ये मैक OS सही उत्तर होगा। कौन सा क्षेत्र आमतौर पर दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट का उपयोग करता है? खाना बनाना, उत्पादन, शिक्षण और खेती। इसका सही उत्तर क्या हो? उत्पादन होगा। प्रोडक्टिविटी को और इन्हेंस करने के लिए हम जो है AI और रोबोटिक कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ठीक, तो इस संदर्भ में, इस क्वेश्चन के संबंध में ये प्रोडक्टिविटी आएगा। मल्टीमीडिया संलेखन का उपकरण है, संलेखन उपकरण है। अब मल्टीमीडिया टूल्स की बात की जा रही है। मल्टीमीडिया जो टूल्स हैं, मल्टीमीडिया टूल्स, तो मल्टीमीडिया टूल्स का मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब अलग अलग तरीका एनिमेशन बनाना। मल्टीमीडिया टूल्स में हम क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं और उसको वीडियो में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम अलग अलग तरीके का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, और इसे हम वीडियो में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
वीडियो में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिल्मोरा वगैरह इत्यादि ये सब मल्टीमीडिया बनाने का बहुत सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आता है। एनिमेशन हम क्रिएट कर सकते हैं, उस एनिमेशन को हम वीडियो में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया संलेखन, मल्टीमीडिया टूल्स का मुख्य काम क्या होता है? मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए, मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए। URL HTTPS www.science है कि में एक प्रोटोकॉल है। अब इसमें प्रोटोकॉल क्या है करके पूछा है। www तो नहीं है, .com तो डोमेन नेम है इसका। ठीक है, www एड्रेस नेम है इसका, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। HTTPS यही एक क्या है? प्रोटोकॉल है। ये क्या है? एक प्रोटोकॉल है जो हमको वेब से कनेक्ट करता है। HTTPS सही उत्तर होगा। कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी आंतरिक घटकों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार होता है? अब देखो, दो बातें कही गई है। तो आंतरिक घटक कहा गया है और कौन सा भाग कहा गया है। तो आंतरिक घटक में हमारा हार्डवेयर आता है। हार्डवेयर में सबसे पहला है अपना मदरबोर्ड, है ना, मदरबोर्ड के अलावा हमारा पावर सप्लाई भी आता है, पावर सप्लाई। लेकिन ये कहा है कि सभी को आपस में जोड़ करके संचार करने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होता है आपका साटा पाटा और बहुत सारे जो हैं पोर्ट होते हैं जिससे हम पावर सप्लाई को, SSD को, HDD को, रैम को हम कनेक्ट करते हैं और हम ग्राफिक्स कार्ड को भी इसी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो एक बना हुआ पूरा उसका संरचना कहलाता है। मदरबोर्ड से कनेक्टेड जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, आंतरिक घटक होते हैं, सब बन करके रेडी हो जाता है, तब उसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह देते हैं, पूरा PC को। लेकिन अगर आंतरिक संरचना को जोड़ने वाले घटक के रूप में अगर पूछा जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फिर मदरबोर्ड होगा। ईमेल शब्दावली में BCC का अर्थ क्या है? दो प्रश्न पूछा जा सकता है, तो CC पूछा जा सकता है, तो इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। लेकिन अगर BCC पूछा जाए तो इसका मतलब क्या होगा भाई? BCC अगर पूछा जाए तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक, ईमेल में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। डेटा श्रेणी के भीतर एक विशिष्ट पंक्ति और स्तंभ प्रतिच्छेदन के मान वापस करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम इंडेक्स फंक्शन का उपयोग करते हैं। कौन सा फंक्शन है? इंडेक्स फंक्शन। क्लियर, ये इसका सही उत्तर होगा। किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज डिवाइस की तकनीक को विकसित किया था? आपने सुना होगा सोनी का नाम, सोनी और फिलिप्स का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो फिलिप्स और सोनी, इन दोनों कंपनियों ने मिल करके कॉम्पैक्ट डिस्क इस तकनीक का जो है एवेलुएट किया था, डेवलप किया था, विकसित किया था, है ना। सही उत्तर क्या होगा? सोनी होगा। और अगर फिलिप्स दिया रहता तो फिलिप्स का भी नाम यहाँ पर हम जोड़ करके देख सकते हैं। फिलिप्स और सोनी, इन दोनों ने कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज तकनीक, ये एक प्रकार का ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है जो 750 MB तक का स्टोरेज संग्रहित करके रखता है। रेड कलर का एक बीम इसके ऊपर जो है डाला जाता है जिसके थ्रू ये रीड राइट करता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, CD-R होता है, CD-ROM होता है, CD-RW होता है। ठीक है, सबका अलग अलग मीनिंग है, हमने क्लासेस में उस पर डिस्कशन किया है, एक बार ज़रूर उसे आप लोग देखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? सोनी। तो हम कई बार सुने हैं कि भाई सोनी का जो साउंड सिस्टम है बहुत शानदार है, साउंड सिस्टम के लिए बहुत पहले से जाना जाता है। सोनी इरेक्सन का पहले फ़ोन म्यूजिक सिस्टम के लिए ही आता था, आप लोग देखे होंगे। आज भी सोनी वॉकमैन सीरीज आता है। तो ये जो सोनी कंपनी है और फिलिप्स कंपनी है, इसने ही मिल करके कॉम्पैक्ट डिस्क को विकसित किया है। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण में
कौन सी अभिन्न भूमिका निभाता है? व्यक्तिगत स्लाइड ट्रांजैक्शन को लागू करना, जटिल एनिमेशन को डिजाइन करना, समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करना, बाहरी मल्टीमीडिया के तत्वों को एम्बेडेड करना। ये सही उत्तर होगा समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करना। तो पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का काम क्या रहता है? कंप्लीट स्लाइड को एडिट करना, उसको मॉडिफाई करना, ठीक है, उसमें ट्रांजिशन वगैरह डालना, परिभाषित करना, टेम्पलेट और शैली को सुधार करना, ये सब इसका काम है। अगला प्रश्न है लेजर प्रिंटर, लेजर लिखा हुआ है, लेजर है वो, लेजर प्रिंटर कागज पर चित्र और पाठ बनाने के लिए किस प्रकार का सामग्री का उपयोग करता है? तरल स्याही इसमें नहीं लगता, रंग द्रव्य नहीं होता, मोम भी नहीं होता, ये टोनर का उपयोग करता है। टोनर में क्या होता है ना, ब्लैक कलर का पाउडर होता है ना, पाउडर। इसी टोनर के माध्यम से फिर वो उस पर उस पर लेजर बीम जो है डाला जाता है, जिससे वो पिघल करके फिर बहुत जो है तीव्र गति से और सबसे हायर डीपीआई पर, डॉट पर इंच, सबसे अच्छी रिजोल्यूशन में हमको लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग करने का काम करता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? टोनर होगा। नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट का उद्देश्य क्या है? हम लोग अपडेट क्यों करते हैं? अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा हम एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई किसी भी प्रकार की नई जो अपडेट चीज़ें हैं, नई सॉफ्टवेयर से संबंधित चीज़ें हैं, नई सुविधाएं हैं, वो हमको मिल सके। लेकिन जहाँ पर अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात कही जा रही है तो समय समय पर अलग अलग प्रकार के वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स आते रहते हैं। तो एंटीवायरस को अपडेट करने से हमको क्या मिलता है? नवीनतम खतरे का पता लगाने में मदद हो जाता है। ठीक है, तो वे सुनिश्चित करते हैं कि एंटीवायरस में जो भी नवीनतम खतरा है उसका पता लगा करके उसको रिमूव कर सके। इसी नाम से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हम समय समय पर अपडेट करते हैं। और जब अपग्रेड कहा जाए, दो बातें होती हैं, एक अपडेट और एक अपग्रेड। तो अपग्रेड अगर शब्द आएगा ना, तो अपग्रेड के लिए हम कौन सा आंसर लेंगे? नई सुविधाएं प्रदान करने के लिए। अपग्रेड में क्या होगा? पूरा एप्लीकेशन को ही बदल दिया जाएगा, या उसमें नई चीजें जोड़ दी जाएंगी। और अपडेट में क्या होता है? अपडेट में उसमें नई जो खतरे हैं, उन खतरों को पता लगा करके उसको रिमूव करने की, ये एक प्रकार का छोटा सा उसमें प्रोग्रामिंग को इन्हें एम्बेडेड करता है, ऐसा आप कह सकते हो। तो ये अगर प्रश्न किया गया है कि अपडेट करने का उद्देश्य क्या है, तो ये ऑप्शन होगा। अपग्रेड अगर लिखा रहता तो नई सुविधाएं प्रदान करना होता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वे सुनिश्चित करते हैं कि एंटीवायरस नवीनतम खतरे का पता लगा सके। वर्तनी जांच करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग करते हैं? परंपरागत प्रश्न है, इसको आप जानते हैं। F6, F7, F8 और F5। तो F7 का उपयोग किया जाता है। मुद्रण में प्रत्येक अक्षर को स्याही रिबन पर पिन या हथौड़े में मारकर कागज पर मुद्रित करता है। ये किस प्रकार का प्रिंटर है? तो प्रिंटर को हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, आप लोग जान रहे हैं। प्रिंटर दो प्रकार का होता है, एक इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रकार के प्रिंटर में दो प्रकार का हम इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसके स्पीड के संदर्भ में। एक CPS के आधार पर, जिसको हम कैरेक्टर पर सेकेंड कहते हैं, और एक LPM के आधार पर, लाइन पर मिनट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम PPM के आधार पर देखते हैं, पेज पर मिनट। CPS में दो प्रकार के प्रमुख प्रिंटर हम लोग देखते हैं, एक तो डेजी व्हील प्रिंटर देखते हैं और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखते हैं। वहीं LPM के आधार पर, लाइन पर मिनट के आधार पर भी हम दो प्रकार के प्रिंटर देखते हैं, एक तो ड्रम प्रिंटर और एक होता है ड्रम प्रिंटर के अलावा लाइन प्रिंटर। ठीक है, और लेजर प्रिंटर की हम बात करें, इंक जेट प्रिंटर की हम बात करें, ठीक है, और इसके अलावा थर्मल प्रिंटर की बात करें, तो ये सभी प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर शोरगुल करता है, इसमें जो पिन होते हैं वो हिट करते हैं रिबन में लगे स्याही के साथ साथ पेपर पर, तब जा करके छपते हैं। तो ये
इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण होगा। तो इस प्रकार से 15 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। 15 प्रश्न उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या उत्तर है। आप लोग सेट के वाइज कौन कौन सा सेट आप लोग पाए हैं ABCD, उसके हिसाब से आप इसको अरेंज कर लीजिएगा और हमसे इसी तरह से जुड़े रहें। आप www.iastutorial.in इस वेबसाइट पर जाकर के भी टेस्ट सीरीज और बहुत सारे जो नोट्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। IAS ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन पर भी हम सारे नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराते हैं, आप लोग डाउनलोड कर लें। और डेली लाइव क्लासेस हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। डेली जुड़िए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।